अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम कराची के मौजू पर है और कराची में जो ऑपरेशन जारी है जिसकी बाज़ गश्त पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है, यहाँ तक कि इंग्लैंड तक भी उसकी बाज़ गश्त पहुँची। और इसी हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कराची का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने कोर कमांडर और DG रेंजर से अलग अलग मुलाकातें की। वहाँ पर गवर्नर सिंध इशरत अब्बास से भी उन्होंने मुलाकात की, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह से भी मुलाकात की। और इसके साथ एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जलसा हुआ उसमें इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ भी कराची का जिक्र करना ज़रूर मुनासिब समझा और वहाँ उन्होंने कहा कि वो कराची के अवाम को आज़ादी दिलवाने के लिए जल्दी कराची में जलसा करें। अगला जलसा बल्कि उन्होंने कहा कि कराची में होगा और वो चैलेंज करने जा रहे हैं MQM को सियासी तौर पर। उसके जवाब में फ़ारूक सत्तार साहब ने यह बयान दिया है कि इमरान खान की सियासी हवस का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बयानात जो हैं कराची के बारे में, जैसा मैंने जिक्र किया, पूरे मुल्क ज़ाहिर है इस तरफ देख रहा है इस ऑपरेशन के क्या नताइज निकलेंगे, कराची की रौनकें बहाल होंगी जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है, और इस पर कितना वक्त लगेगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, तर्जमान है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। कराची से मैं ज्वाइन किया फैसल सब्जवारी साहब ने, MQM के रहनुमा हैं। और लाहौर से मैं ज्वाइन किया वलीद इकबाल साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से बात कर रहा हूँ, शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन अभी तक तासुर ये है, हालांकि हमें जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि वहाँ दूसरे ग्रुप्स जो मिलिटेंट विंग्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो रहा है, लेकिन वो मीडिया में उतना नहीं आ रहा। MQM से लिंक्ड कुछ लोगों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है या जो क्लेम करते हैं कि हमारा ताल्लुक MQM से है, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है उसकी बाज़ गश्त ज़्यादा सुनाई दे रही है। और ये एक तासुर उभर रहा है कि जैसे ये MQM की सियासी तौर पे उसको कमज़ोर करने की तरफ ये सारा ऑपरेशन है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जी। और ये जब ऑपरेशन पिछले साल जब इसको तश्कील दिया जा रहा था तो उसमें MQM ने बाकायदा शिरकत की और MQM की मुशावरत से ये ऑपरेशन जो है इसे तश्कील दिया गया। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें MQM भी शामिल थी। और आप देख रहे हैं कि कई ऑपरेशन हुए हैं, कई ऐसे इलाकों में हुए हैं जहाँ पे शायद इलेक्शन के नुक्ता नज़र से आप देखें तो शायद पीपल्स पार्टी जो है उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी है, वहाँ पे भी ऑपरेशन हुए हैं। कई बाज़ ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहाँ पे MQM ज़रा ज़्यादा मेजॉरिटी में है, बाज़ जगहों के ऊपर ऑपरेशन हुए हैं जहाँ पे ANP जो है उसका पल्ला थोड़ा भारी है। और बाकायदा तौर पे ये तो सब लोग शुरू में ऑपरेशन के कहते रहे हैं कि वो लोग जिनका ताल्लुक दहशतगर्द जमातों से था या जो वो उन इलाकों से जहाँ पे दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है वहाँ से निकल के कराची में आके आबाद हुए हैं, सबसे पहले फोकस उन पे किया गया था। तो ऐसा नहीं है, ये ऑपरेशन तो जराइम के ख़िलाफ़ है, किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो और जमहूरियत परवान चढ़े और सियासी जमातें जो हैं वो बड़े भरपूर अंदाज में अपना हक अदा करें। उस ऑपरेशन की टीम के वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह हैं, लेकिन ज़ाहिर वफाकी हुकूमत भी उसमें पूरी तरह साथ है। वज़ीर दाखिला साहब के बयान भी आते हैं, तो आपका उसमें रोल तो है ना? जी बिल्कुल है। तो ये बताइएगा कि जो परवेज़ मुशर्रफ के घर के बाहर से जो रुकावटें हटाई गई तो फिर दोबारा क्यों लगाई गई? देखिए, ये जो रुकावटें जो हटाई जा रही हैं ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, तो वो तो जो वहाँ की इलाकाई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो इदारे झेली इदारे रेंजर्स भी कर रहे हैं। रेंजर्स ने अनाउंस किया सारी रुकावटें हटा लें जी। सब लोग अवाम तो हटा रहे हैं, उन्होंने खुद भी हटा दी। आप लोगों जाहिर खुद ही अभी तक ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ के घर के सामने से हटाई गई ये गली से या इलाके से वो दोबारा लगा दी गई। तो कौन कर रहा है इस ऑपरेशन को? हेड परवेज़ मुशर्रफ कर रहे हैं या वफाकी हुकूमत कर रही है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में बतदरीज तमाम रुकावटें जो है वो हटाई चली जा रही हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के इलाके से भी रुकावटें हटाई गई हैं, दीगर कई इलाके हैं जहाँ से दोबारा लगा दी गई ना, हटाई फिर लगा दी, वो हटाई गई। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, देखें असल मामला इसका मतलब है कि जो रिटायर्ड जनरल होगा उसके लिए ऐसी बात एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट अलग हैं, जो सियासी रहनुमा है उनके लिए अलग है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसी सियासी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे अभी कुछ रुकावटें जो हैं वो मौजूद हैं। मसलन अभी बाज़ जगह जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ से तमाम रुकावटें तो नहीं हटाई गई, मगर असल में मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं
कि किसी शहर के अंदर अगर आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो किस जगह पे आपने सिक्योरिटी फराहम करनी है, किस जगह पे सिक्योरिटी की ज्यादा जानबदारी जरूरत तो है। नजर आनी चाहिए ना। आप लोग समझते कोई ताकतवर है, उसके साथ गार्ड्स भी चलेंगे, उसके घर के बाहर से रुकावटें भी नहीं हटेंगी, तो फिर आम आदमी ही रह गया ना इस मुल्क में। नहीं, ऐसा अगर ऐसा कोई तासुर दिया जा रहा है या तासुर पड़ रहा है तो वो गलत है, और कुछ दिन के अंदर आपके ऊपर वाजे हो जाएगा। देखिए ये ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ मराहिल में से गुजर रहा है। इससे पहले मैंने आपको बेशुमार जगहों का मैंने आपको की तरफ इशारा किया है जहां पे ऑपरेशन हुए हैं। ये ऑपरेशन अब से शुरू तो नहीं हुआ हुआ, इसको चलते हुए अब 1-1.5 साल हो गया है, और मुसावी तौर पे उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका किसी पुराने जमाने में हो सकता है किसी और सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, MQM से ना हो, तो वो भी उसकी जद में आए हैं। अगर कोई भी जुर्म, कोई जराइम पेशा गिरोह थे या ऐसे लोग थे जिनका जुर्म से ताल्लुक है या दहशतगर्दी से ताल्लुक है, तो कोई तो ऐसा वक्त आना चाहिए जब हम मावरा होकर तमाम चीजों से कहें कि ये एक शहर है, हमारा शहर है, रगे जहां है पाकिस्तान की, तो इसके अंदर सुकून आना चाहिए और लोग अपने सुकून के साथ बच्चों को भेजें और मुआशी तरक्की की तरफ गामजन। गनी साहब, सुकून आना चाहिए, मुआशी तरक्की हो, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो इसमें कैप्टन इस ऑपरेशन के कामिल अली शाह साहब ही हैं जी। अच्छा, तो 9/0 पे जो छापा पड़ा था और उसमें बहुत सारे जराइम पेशा लोग गिरफ्तार भी हुए, तो वो कामिल अली शाह के इल्म और उनकी इजाज़त से हुए? देखिए, इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि उस छापे से पहले उनसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, लेकिन एक चीज़ बहरहाल मेरा ख्याल है कि हर आदमी को समझनी चाहिए कि जब पुलिस, रेंजर्स या दीगर इदारे काम करते हैं और जब उन्हें इजाज़त होती है कि वो जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और कानूनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी और फ़राइज़ में शामिल है, ठीक, तो ये मैं नहीं समझता कि शायद वो हर रेड करने से पहले या हर शख्स को गिरफ्तार करने से पहले चीफ मिनिस्टर से या किसी और आला सियासी लीडर से ये पूछते होंगे या उनसे इजाज़त देके जाते होंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें। मिनट टू मिनट डिटेल्स नहीं लेते, मेरा नहीं ख्याल है कि अम्ब्रेला परमिशन उनको है, डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। अच्छा, जी प्लीज बात कीजिए। लेकिन यह है कि रिपोर्ट जरूर ली जाती है अगर ऐसा कोई इशू रेज हो जाता है और जिसपे शोर मचता है और ये तासुर दिया जाता है कि शायद ज्यादती हो रही है, तो फिर तफसीलात जरूर मालूम की जाती है कि क्या हुआ था और क्यों किया था। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आपने एक दिन मीटिंग की जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि MQM को दावत दी जानी चाहिए हुकूमत ज्वाइन करने की। उसके बाद एक खबर ब्रेक हुई कि उज़ैर बलोच ने भी बयान दे दिया सौलत मिर्जा जैसा। उसके बाद कामिल शाह अनाउंस करते हैं कि जब तक क्लियर नहीं करते MQM के लोग अपनी पोजीशन जिन पे इल्ज़ाम हैं तो हम उनको हुकूमत में नहीं लेंगे। तो क्या ये उज़ैर बलोच की वीडियो बयान से पॉलिसी बदली पीपल्स पार्टी की? नहीं, देखिए, एक तो जो अखबार TV चैनल्स पे चला है और अखबारात में छपा है वो तो बड़ा ही मज़ाक़ा खेज़ है कि उज़ैर बलोच ने कहा कि मैं फ़लाँ के कहने पे मारता रहूँ। अब आपको ये देखना चाहिए कि जो शख्स ये कह रहा है उसके साथ पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। या तो हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया होता तो फिर तो समझ में आती है, हमने तो उसके खिलाफ ऑपरेशन किया है, हमने तो उस पर यहाँ की ज़मीन तंग की, वो यहाँ से भाग के चला गया। हाँ, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ताल्लुक उनसे बहरहाल था, उनके क्या ताल्लुकात थे, किसने कहाँ इस्तेमाल किया उसका हमें नहीं पता, लेकिन बाकी जो वो नाम लेता रहा मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई उससे ताल्लुक नहीं था। दूसरी बात, आपने जिस मीटिंग का हवाला दिया है, अच्छा, MQM के साथ हमारा सेनेट के इलेक्शंस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट हुई थी, कुछ वोट उनको चाहिए थे वो हमने दिए, कुछ हमें चाहिए थे वो उन्होंने दिए, इस हद तक वो हो गई थी। लेकिन उसमें यह तय हुआ था कि आगे चलकर हमारी जो दूरियां पैदा हो गई हैं माजी की, उसको हम थोड़ा सा उस वैक्यूम को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। अब ये तय नहीं हुआ था। उसमें देखिए फारूक सत्तार साहब का भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी उन्होंने बात कही थी कि जी अभी तय नहीं हुआ कि हम हुकूमत में जा रहे, बातचीत हमारी जारी है। अल्ताफ हुसैन साहब का भी एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ठीक है हमारी बातचीत जारी है लेकिन हुकूमत में शामिल होने का भी हमने कोई फैसला नहीं किया। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ था, और चूंकि दो बड़ी पार्टियां सिंध की, इसलिए हमारे दरमियान राब्ता रहना चाहिए और अच्छे माहौल में राब्ता रहना चाहिए। फैसल साहब, ज़वारी साहब, क्या हालात हैं कराची के? क्या जराइम का रेट कम हो रहा है, टारगेट किलिंग कम हो रही है, रौनकें बहाल हो रही हैं कराची की, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने इसी हफ्ते कराची के विजिट के दौरान कहा है? ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयान है, ये मेरे ख्याल में मैं काफ़ी अरसे से सियासी कारकुन हूँ, ये तीसरी दफ़ा मैं देख रहा हूँ मियां साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने 1992 में की थी, जब यहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया, और उसके बाद 1994 में लंदन जाके उन्होंने अल्ताफ़ भाई के साथ बड़ी माजरत की, कहा मुझसे गलती हो गई और मुझे गुमराह किया गया था। फिर आपको याद होगा 97-98 में जब हम इनके साथ कोलिशन पार्टनर थे, यही चौधरी निसार साहब और नवाज शरीफ साहब खुद जाते थे लंदन, अल्ताफ़ भाई से मिलते भी थे। 98 में गवर्नर रूल लगाया गया, और उस वक्त जो इनके IB के चीफ थे
कर्नल न्याजी, उन्होंने फिर बाद में आकर कहा कि वो हकीम सईद सारी की सारी साजिश थी और वो डीथ्रोन करने के लिए उनको इस्तेमाल की गई। एक दफ़ा फिर इस तरह की सूरत हाल है, तो हमारे लिए तो ये नई नहीं है, लेकिन अफसोसनाक ज़रूर है। तो आपके ख्याल में इस दफ़ा भी नवाज शरीफ साहब को डीथ्रोन करने की साजिश है ये जो ऑपरेशन कराची में हो रहा है? नहीं, वो कर्नल न्याजी ने तो ये कहा था कि एमक्यूएम को डीथ्रोन करने के लिए था। वो अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब भी डीथ्रोन हो गए और हमें अच्छी तरह याद है कि जो फौजी अदालतें वो 98 में बना रहे थे, एमक्यूएम ने मुखालफत की कौमी असेंबली में, और उसी फिर फौजी अदालत से मियाँ साहब को खुद सज़ा हुई। तो ये तो है तारीख। हकीकत हाल ये है कि अफसर भाई ये वजह फरमा रहे हैं दोस्त कि जी एमक्यूएम ने भी मुतालबा किया और एमक्यूएम शामिल थी कि यहाँ टारगेटेड एक्शन रहे। बिल्कुल एमक्यूएम ने मुतालबा किया, लेकिन जो आजकल पोर्ट्रे किया जा रहा है और बताया जा रहा है आज भी कि जनाब एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप को कहते हैं कि वो क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल है, और अल्ताफ भाई से लेकर एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और एमपीएस एमएनएस को बताया जाता है कि वो कत्ल करवाते हैं और सारी की सारी चीज़ें। तो मैं इस अचंभे का शिकार हो जाता हूँ कि अगर ऐसा ही है, अगर वाकईतन ऐसा था, तो फिर एमक्यूएम को क्या परेशानी थी कि 85% इस शहर की सीटें लेने के बाद, और जो बाज दोस्त कहते हैं ना कि जनाब अब इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में पता चल जाएगा, तो मेरे भाई 22 अगस्त 2013 को भी 3 नशिस्तों पे कराची शहर की बाई इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान फौज के जवान और रेंजर्स के जवान एक एक पोलिंग स्टेशन पर तैनात हुए, तो भी यार लोगों की जमानतें जब्त हो गई और एमक्यूएम ही जीती यहां से 22 अगस्त 2013 को भी। तो फिर एमक्यूएम ने क्यों कर, अगर तो एक जमात जिस तरह एक पोर्ट्रे किया जा रहा है और मीडिया ट्रायल हमारा किया जा रहा है कि वो कातिलों की, भत्ताखोरों की और मुजरिमों की जमात है, तो वो अजीब हम कातिल और भत्ताखोर और मुजरिम थे कि हमने कहा आ बैल मुझे मार। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी यहां पर ऑपरेशन करे, हम ही कह रहे हैं कि जनाब यहां पर सफाई की जाए मुजरिमों की। ये सेंस नहीं बनता। अभी मेरा सवाल ये था कि टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, ये कम तो हुई है कराची में कि नहीं? टारगेट किलिंग जो स्टैटिस्टिक्स अभी बताए जा रहे हैं, पिछले चंद रोज से कहा जा रहा है कि कम हुई है, तो हमसे ज्यादा तो कोई खुश नहीं होगा इस बात पर। वजह यह है कि आप शुमारियाती जायजा ले लीजिए कि कितने हमारे हमदर्द, हमारे वोटर और एमक्यूएम के कारकुनान शहीद किए गए हैं इस पूरी टारगेटेड किलिंग में, नंबर 1। नंबर 2, अब से आप 1-2 रोज कबल देख लीजिए पूरे बुल्टन मार्केट और शहर के कौन कौन से बाजारों में एहतजाज दुकानदारों ने किया है भत्ता माफिया के खिलाफ। तो बदकिस्मती से भत्ता माफिया भी चल रही है, बदकिस्मती के साथ किडनैपिंग फॉर रैंसम जो ये लियारी के गैंग्स चलाते थे, अब वो उनसे ज्यादा तालिबान ने कर लिया है। पहले तो वो अगवा करके कराची में ही रखते थे, अंदरूनी सिंध ले जाते थे, अब सुना है कि जनाब वो फाटा में और उससे आगे पता नहीं कहां कंधार तक ले जाते हैं कराची से लोगों को अगवा करके। अच्छा ये बताइए फैसल साहब, ये बताइए सियासी तौर पर एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमक्यूएम के लिए एक थ्रेट है कराची में सियासी तौर पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जबान और इमरान खान साहब के जो डायलॉग्स हैं वो शायद कराची को, देखिए ना 90 पे छापा पड़ा एमक्यूएम के हवाले से, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जना वायलेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, ठीक, तो हमारा कोई रिएक्शन वायलेंट नहीं था। लेकिन अगर आप ये चाहें कि वो जिना ग्राउंड जो जहां इस जगह मैं बैठा हूं इस वक्त, अल्ताफ भाई के घर के बिल्कुल बराबर में 90 के दीवार के साथ मैं बैठा हुआ हूं, यहां से कोई 120 गज के मकान हैं छोटे छोटे, इनके बाद जिना ग्राउंड शुरू हो जाता है। अगर वहां जिना ग्राउंड में पहुंच के आप यही गुफ्तार और मसद इमरान खान साहब के जो तज्जिए हैं एमक्यूएम के मुताल्लिक जो उन्होंने मीरपुर में किए, वो बिल्कुल उनकी उसी सियासी सोच के अक्कास हैं जितना उनको कराची और पाकिस्तान के मसाइल का इल्म है, उतना ही उन्हें एमक्यूएम के मसाइल का भी इल्म है। कह रहे हैं कि हंसो, अल्ताफ हुसैन कहते हैं हंसो नहीं हंसे तो सेक्टर इंचार्ज गोली मार देगा। इज ही टॉकिंग सेंस? ये आज तक कितने लोगों को हंसने ना हंसने, ताली बजाने ना बजाने पे मारा गया, उतना ही उनको इल्म है जितना उनको कराची के मसाइल का है। वो उनको कराची के हर मसले का हल ये नजर आता है कि एमक्यूएम को क्रश कर दो। हाँ ये जरूर है, वो कहते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि नॉर्थ वजीरिस्तान में जो तालिबान ने हथियार डालते हैं उनसे मुज़ाकरात कर लो, एमक्यूएम को क्रश कर दो। ठीक। अच्छा वलीद साहब, अभी जो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो अगला जलसा कराची में करेंगे और इस वक्त एमक्यूएम पर शदीद तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन जो पिछला जलसा किया था उस वक्त तो एमक्यूएम की बहुत तारीफ कर रहे थे खान साहब और नजरियाती तौर पे भी कह रहे थे हम एक ही जैसी जमातें हैं दोनों। अब ये क्या इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है जिसको लोग उनके मुखालिफिन यू टर्न का नाम देते हैं कि अब एकदम से
तनकीद भी हो रही है MQM पे, और वहाँ जलसा उनकी सपोर्ट के बगैर करने का ऐलान भी किया जा रहा है, जबकि पिछला जलसा उनकी सपोर्ट से हुआ था। ऐसा हुआ क्या है कुछ अरसे में? देखिए जी, ये सपोर्ट, किसी की सपोर्ट से होना या ना होना का मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये ज़रूर आपको वाजे कर दूं कि इमरान खान साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से और ना किसी इस तरह पॉलिटिकल लीडर से, लेकिन बल्कि इत्तेफाक से एक मखसूस जलसे का आप हवाला क्या देते हैं। मैं आपको बहुत से टॉक शोज़ की मिसालें दे सकता हूँ। इमरान फारूक साहब, जो डॉक्टर इमरान फारूक थे, जब वो बाकायदे हयात थे उस वक्त, तो उनकी मौजूदगी में एक प्रोग्राम भी हुआ था लंदन में, जिसमें इमरान खान साहब ने खुला कहा था कि जी MQM की तारीफ उस वक्त भी की थी कि इनकी जिस तरह की अपना मैनिफेस्टो है, ये अपना लैंडेड और क्लासेस के ख़िलाफ़ हैं, ये मिडिल क्लास की पार्टी है, तालीम याफ्ता लोगों की पार्टी है, और ये लिबरल और मॉडरेट हैं। ये सब बातों की तारीफ कल भी करते थे और आज भी करते हैं। मैं भी करता हूँ पर्सनली, मेरे बहुत से जानने वाले उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इस सारी इन तारीफ के बाद इमरान खान साहब भी मुसलसल कहते हैं, और ये बात जो है वो दोहराना भी ज़रूरी है कि ये जो बंदूक की सियासत है, इसको अगर छोड़ दें तो ये बिल्कुल अच्छी भली पार्टी है दुनिया भर में। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और सारी सियासी जमातों को कहा है कि अपनी जो मिलिटेंट विंग्स हैं उनको डिसबैंड और ख़त्म करना। आपका मतलब है कि वो मुखालिफ नहीं है, सिर्फ उनकी सियासी इस्लाह चाहते हैं? आई एम सॉरी जी, मुझे आवाज़ नहीं आई। आपका मतलब है कि वो उन पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, उनके मुखालिफ नहीं है, बल्कि उनकी इस्लाह चाहते हैं MQM की? जी, और अगर तनकीद का निशाना बनाते हैं तो मखसूस इशूज के ऊपर और मखसूस एलिमेंट्स पर करते हैं। और ये देख लें कि अपना कुछ अर्सा हमें पहले बहुत ज्यादा क्यों दाद भी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि PTI वो पार्टी है जिसको दाद भी बहुत मिलती है कि वाकई यार आप हैं और आपके लीडर हैं जो जुर्रत करते हैं कि अदरवाइज जो ये तो खैर अपना हंसो तो ये तो गोली मार देंगे, ये तो एक अलामती बात है। बात सारी ये है कि इसके बारे में वाइड स्प्रेड ये बात समझी जाती है कि बहुत सारा एलिमेंट जो है इसमें पॉलिटिक्स ऑफ फियर का, ठीक है, खौफ की पॉलिटिक्स। अच्छा, मैं भाई साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आप ही के पास वापस आऊंगा क्योंकि आपको वक्त कम मिला है और आपसे इस पे बात जारी रखूंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वलीद इकबाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे, ये बताइएगा, आपने कहा कि वो लोग तारीफ भी करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप बड़ी दबंग है और खुल के वो स्टैंड लेती है, लेकिन पिछला जलसा जब हुआ था उसमें ज़ोहरा शाहिद के कातलों के बारे में इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं की जलसे में, MQM की क़यादत पर कोई तनकीद नहीं की, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, ज़ोहरा शाहिद के कातलों के बारे में भी वो मुसलसल बात कर रहे हैं। ये जो फ़र्क है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहना चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्यों है? देखिए जी, आपको ये भी समझना चाहिए कि जिस सेटिंग में जो जलसा हुआ था, अब अगर जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक तो जलसा 25 दिसंबर 2011 को हुआ था, वो एक मखसूस सेटिंग में था। अभी इलेक्शन की तरफ जा रहे थे हम 2013 के, और अभी 1-1.5 साल पड़ा था, और लाहौर के बहुत कामयाब जलसे के बाद हम वहाँ गए थे। उसके बाद जो मेजर जलसा कराची में हुआ है वो यही है जो अभी चंद माह पहले हुआ है। उसकी सेटिंग ये थी कि वो उस एक सिलसिले का हिस्सा था जो हम एहतजाज उस वक्त कर रहे थे उधर आज़ादी चौक में, इस्लामाबाद के अंदर भी आज़ादी मार्च के हवाले से, और फिर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जो थे वो जलसे हो रहे थे। और उसमें मेन इशू जो था वो उसी को हाईलाइट करना था कि जो इलेक्शनों में 2013 के आम इंतखाबात में जो हमारी शिकायत हैं वो सरे फहरिस्त हैं। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि कराची में धांधली का जिक्र नहीं किया उन्होंने वहां पे उस जलसे में भी, इनके कैंडिडेट्स आज तक नहीं किया। धांधली का देखें बात, कराची में धांधली का जिक्र जी बरमला किया है जी, बल्कि कराची में तो इलेक्शन जो है वो कह रहे हैं, सईद गनी साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि उस जलसे में नहीं किया। कराची वो उस जलसे में, उसमें तो धांधली के बारे में जनरली जिक्र किया था। धांधली तो सारे मुल्क में हुई है, वेल सारे मुल्क में इस तरह के सिलेक्टिव जगहों पे हुई है। और कराची, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ PTI की, और मैं कह रहा हूँ कि कराची सरे फहरिस्त आता है, लाहौर भी सरे फहरिस्त आता है। तो उस वक्त तो धांधली जनरली की बात हो रही थी। अब जुडिशियल कमीशन बनी है और अब दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ना, सेटिंग उसकी जो थी वो जनरल एक पैगाम पहुंचाना था अपने एहतजाज का, और अब देखा उसके फ्रूट्स भी हमें जो है वो हासिल हो गए। ठीक, मैं जुडिशियल कमीशन पे फैसल सब्जवारी साहब से पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक साहब ये बताइएगा कि जो वो जैसा जिक्र किया फैसल सब्जवारी साहब ने कि पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स वज़ीर आज़म साहब ने बनाई थी
1998 में, आप फिर बनाई हैं, उसी मिलिट्री कोर्ट ने उनका ट्रायल किया। तो वो एक तरह वो हिंट करवा रहे हैं कि तारीख अपने आप को शायद दोहरा रही है। क्या आप समझते हैं कि ये भी 98, 99 जैसी सिचुएशन है? उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ थे ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उससे पहले जहांगीर करामत थे, तो वैसी ये सिचुएशन 92 वाली या कुछ और है? नहीं, मैंने तो आपको प्रोग्राम शुरू करते में ही कहा है कि ये तमाम ऑपरेशन जो हो रहा है वो शिरकत से हो रहा है एमक्यूएम की, और एमक्यूएम की लीडरशिप के अंडर हो रहा है। एमक्यूएम ने हर मौके के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर इस ऑपरेशन को सपोर्ट किया। लेकिन वहाँ ये जो शिकायत है उनको कि सिर्फ उनको टारगेट किया जाए, खासतौर पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। सौलत मिर्जा का बयान जिस तरह रिकॉर्ड हुआ, बाहर निकला, तो इस बात में उनकी वजन है कि देखिए, मैं तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो जो हमें भी शिकायत एक दो मरतबा रही है मीडिया से, मीडिया ट्रायल की, वो उनको भी शायद है शिकायत। तो वो शिकायत मीडिया ट्रायल की तो मीडिया से की जा सकती है, हुकूमत से नहीं की जा सकती। लेकिन मीडिया का तो कसूर नहीं है। नहीं, मैं तो मीडिया को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, ना मैं उस डिस्कशन में जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मीडिया ट्रायल होना हमारे यहाँ एक रिवाज है। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा सियासी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है कि अगर अभी हम दो कोई बात करेंगे तो थोड़ी देर के अंदर शाम को हर जगह पे वो फ्लैश हो रहा होगा। ये एक मिजाज है हमारा, कौम का भी शायद मिजाज बन गया है। लेकिन जो बात मैं बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं वो ये है कि ये ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ नहीं है। अगर एक साहब ने इल्जामात लगाए हैं अपनी वो आखिरी जो ख्वाहिश होती है उसके अंदर, तो वो एक कानूनी तरीकाकार है, कानूनी उसका नतीजा है। सही है, उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सईद गनी साहब, ये वाकई बात दुरुस्त है जो एमक्यूएम का तासुर है, एमक्यूएम वाले समझते हैं कि उनकी एक तो लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, और दूसरा कराची में जो बाकी ग्रुप्स हैं उन पे इतना फोकस नहीं। अभी उन्होंने जिक्र किया बोल्टन मार्केट में भी और भी जगहों पे भत्ता के खिलाफ एहतजाज हुआ, तो भत्ताखोरी अभी खत्म तो हुई नहीं है वहाँ पे, फिर ऑपरेशन के नताइज तो मुस्बत नहीं आ रहे। देखें, अभी आपने पूछा था कि बाकी जो जिन इलाकों में हुआ है वहाँ उस पर इतना शोर नहीं बचा है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर लियारी में हुआ तो वहाँ सच्ची बात है लोगों से ज्यादती भी हुई है। लियारी में ऑपरेशन में हो जाती है, जाहिर है। ये तो हमारे इदारे 100% कोई परफेक्टली तो नहीं करते हैं कोई चीज ना कहीं कोताही हो जाती है, कहीं ना कहीं जानबूझ के शायद हो जाती है, लेकिन उस पर हमने शोर नहीं बचाया। हमारे पास शिकायतें आई कि ये ज्यादती हुई है, ये ज्यादती हुई है। हमसे मुराद आप पीपल्स पार्टी एसोसिएट करते हैं उनके साथ? पीपल्स पार्टी के पास ये शिकायत आई। वो लोग थे लियारी में, हमारे लोग हैं, मेजोरिटी हमारे वोटर्स हैं जी। वो जाहिर है मेरे अपने इलाके जहाँ मैं रहता हूँ चनेसर कोट में, वहाँ ऑपरेशन हुए हैं। अब जाहिर मैं जानता हूँ लोगों को क्या किसके साथ हुआ। कोई अगर गुनहगार पकड़ा गया उसका भी मुझे पता है, कोई बेगुनाह पकड़ा गया उसका भी मुझे पता है। अच्छा, बेगुनाहों ने आपको शिकायत की? डेफिनेटली शिकायत तो आती है, पता चलता है। गुनहगारों का तो अल्लाह का शुक्र है मेरी तरफ तो कोई आता भी नहीं। तो उसमें ये हुआ कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। उनको अगर किसी के साथ ज्यादती भी हुई थी तो हमने कोशिश की कि उसको ठंडा करें, उसको समझाएं कि यार ऑपरेशन हो रहा है, हो जाती थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए पूरे शहर के मफाद में, मुल्क के मफाद में। लेकिन शायद एमक्यूएम थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है, और मेरा ख्याल है कि ये जो आपने सौलत मिर्जा वाला बताया ये गलत हुआ है। ये जिनका भी प्लान था, जिन्होंने भी किया है, इससे कोई एक तो ऑपरेशन को फायदा नहीं हुआ, और दूसरा मेरा ख्याल है कि ये साबित इससे हुआ है, या शायद जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, उस बयान से थोड़ा सा उसको इस्तेहकाम मिला है। ये इसलिए मुझे बात अजीब लगती है जब आप कहते हैं कि जी उसके नई इंकशाफात हुए हैं और उससे मजीद तहकीक करने के लिए हमें वक्त चाहिए। सौलत मिर्जा 18 बरसों से जेल में था, 18 बरसों से, और इससे पहले भी उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, सारी दुनिया ने देखी है। उसके अंदर भी कोई अच्छे इंकशाफात नहीं है, इससे शायद ज़्यादा सख्त हैं। अच्छा, 18 साल सौलत मिर्जा जेल में रहे तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी इदारे ने उसको छोड़ा हो, सबने ही उसको इंट्रोगेट किया होगा। अब आप अचानक आप कह रहे हैं मजीद तहकीक करनी, तो इससे मेरा ख्याल ये है कि शायद ऑपरेशन का वो पर्पज़ या वो जो परसेप्शन हम बनाना चाह रहे थे कि गैर जानेदार हो, किसी को ये महसूस ना हो कि हमारे खिलाफ, उसको नुकसान पहुंचा है। और ये कराची में जब ऑपरेशन करते हैं और जब खास तौर पे उसमें सियासी जमातों के लोगों का नाम आता है या सियासी जमात का नाम आता है, तो हमें और हमारी हुकूमतों को, हमारे इदारों को ज्यादा मोहतात होना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है कराची की, उसको कहीं उसकी वजह से हम कोई फॉलोअप उसका ज्यादा ना आ जाए। तो जो भी काम करें, देखें दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और ये एमक्यूएम भी कहते रही, अल्ताफ हसन साहब भी कहते रहे, हमने तो साबित किया, हम भी कह रहे हैं, हर जमात कह रही है, और ये सबके हक में है। लेकिन जहां पर सियासी जमात उसके साथ जुड़ी हुई आपको महसूस हो, वहां आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतियात करनी चाहिए। जी फैसल सब्जवारी साहब, जैसा कि सईद गनी साहब ने कहा कि क्रिमिनल्स लोग चनेसर गोट में, लियारी में भी थे, वहाँ भी ऑपरेशन हुआ, लेकिन किसी अगर बेगुनाह पे भी कोई थोड़ा ज्यादती हुई तो हमने शोर नहीं मचाया, उनको ठंडा किया। क्या एमक्यूएम को भी आप समझते हैं यही पॉलिसी अडॉप्ट करना बेहतर है कराची और मुल्क के वसीतर मफाद में? मैं इसके जवाब में सिर्फ अगेन कुछ नंबर्स आपके सामने दूंगा।
वो नंबर्स ये हैं कि पिछले तकरीबन ये 1.5 साल से ज़ायद हो गया है इस ऑपरेशन को शुरू हुए। MQM के, मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ फिगर्स कोट कर रहा हूँ, MQM के 2,300 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया इस 1.5 साल में। उनमें से 550 से ज़्यादा को जेल भेजा गया है, 20 से ज़्यादा मिसिंग हैं, 64 से ज़्यादा इस वक्त भी अनऑफिशियल कस्टडी में हैं, 36 मावरा अदालत हलाकतें हैं, और उसके बाद फिर ये 90 पे रेड और सारे की सारे आए हैं। आप मुझे इतने हज़ार छापों, गिरफ्तारियों, दफ्तरों पे, हमारे कारकुनान के घरों पे, हमारे मरकज़ पे, मेरे कायद के घर पे, तमाम छापों के बावजूद 2 चीज़ें नहीं बता सकते। एक तो कहीं से भी एक सिंगल बुलेट, एक गोली फायर नहीं हुई, कोई बैरियर कानून नाफिज करने वाले इदारों को या पुलिस को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। जो असलहा कहीं पर था भी तो वो भी कोई गोली चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई पुलिस पर या रेंजर्स के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये, मैंने आपको ये हज़ार रेड्स की तफसील बताई है 1 मिनट में, इनमें से आप मुझे 25 मकामात ऐसे नहीं बता सकते कि जब MQM ने एहतजाज किया हो, वावेला मचाया हो या शिकवा किया हो। लेकिन कहीं पर अगर मुझे सामने चीज़ नज़र आएगी कि मुझे ये लग रहा है कि जनाब मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो क्या मैं शिकवा भी नहीं करूं? शिकवा ही कर रहे हैं ना। हमने तो उस वक्त भी कहा कि भाई हम DG रेंजर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्राइम मिनिस्टर से, CM साहब से, आप सबसे इंसाफ मांग रहे हैं। जो वकास को यहाँ शहीद किया गया है, मेरे कारकुन को, मैंने उस वक्त मीडिया से बात करते हुए उसी वक्त उसकी डेड बॉडी मेरे सामने ले जाई जा रही थी, यही कहा ना कि भाई हमें इंसाफ दीजिए। हमने क्या किया? कोई आग लगा दी, कोई जला दिया कहीं पर? मेरे ख्याल में अगर आप हमसे शिकवा करने का भी हक ले लेना चाहते हैं दुरुस्त है, तो ठीक है, दुरुस्त बात है। जी वलीद साहब, शिकवा करना तो हक है ना, इस पे क्यों इतना ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद के निश्तर चला रही है? क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए? नहीं जी, ये शिकवा के बात को भी मैं एड्रेस करता हूँ। जो मैं आपको मजीद अर्ज करना चाह रहा था आपके पिछले सवाल के हवाले से कि रिगिंग के मामले में भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत असल जो थे वो हमारे उसका मरकज़ थे, क्योंकि उनका फैसला होना था और अब उन्होंने वो फैसला कर दिया है। और अब जो सेटिंग है ये आने वाले जलसे की, उसमें बाय इलेक्शन वाला सिलसिला है, जहां पे हम पॉलिटिकली जो है एक दूसरे के रूबरू खड़े हुए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, इनकी पार्टी और हमारी पार्टी। अब जो ये शिकवे की बात कर रहे हैं जी, इनकी तरफ से तो शिकवे हैं, हमारी तरफ से कुछ सवालात हैं। और इन्होंने भी जिस तरह तरतीब बात बताया था, मैं आपको अर्ज करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वहां पे जब रेड हुआ तो ऐसा क्यों है कि, पहला सवाल कि ऐसा क्यों है कि वहां पे टारगेट किलिंग के जो है मुजरिम, मैं मुजरिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, वो जो फैसल मोटा है, जो वली खान बाबर के केस के मुजरिम है, वो वहां से बरामद हुए। वहां से असला बरामद होता है, कौन सा असला? जो नेटो की सप्लाई से चोरी किया गया है, वो वहां से तो वो फिर जिस अपने वर्कर की बात कर रहे हैं, जिस अपने वर्कर की बात कर रहे हैं, वो रेंजर्स की गोली से नहीं हलाक हुआ, वो कहते हैं TT पिस्टल से हलाक हुआ है। हम कहते हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करो। लेकिन वली साहब, ये आप सबसे आखिरी बात, ये हमारे दफ्तर पे PTI के इमरान खान ने एलानिया कहा है कि हमारे दफ्तर पे कभी कोई सीलिंग हो, हम उसको कभी नहीं आके उसको रास्ते में रुकावट बनेंगे। इनके दफ्तर की सीलिंग को तोड़ दिया। ठीक, मुझे अफसार भाई जी फैसल साहब, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि लॉयल देन द रॉयल। बदकिस्मती के साथ PTI हर मौके को पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है और कोशिश करती है, नाकाम होती है। अब इसको भी इन्होंने किया, मतलब इन्होंने कहा कि जनाब नेटो का चोरी असलहा। अच्छा, नेटो खुद कह रही है कि हम तो यहाँ से इस रूट से असला ही नहीं लेकर जाते थे, फिर भी ये कह रहे हैं नेटो का चोरी असला। इस वक्त जो DG ISI रेंजर कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, रेंजर कह रहे हैं, सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए ना। DG ISI जो हैं जनरल रिजवान अख्तर, वो जब DG रेंजर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कराची बदमनी केस में कहा कि नेटो के कंटेनर से असले की चोरी की कोई बात नहीं थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, रेंजर्स की जो प्रेस रिलीज है वो मेरे भाई ने शायद पढ़ी नहीं। उसमें उस असलहे की तफसील है कि जो 90 से मिला है। मुझे उसमें से अगर कोई एक असलहा भी बता दिया जाए जो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत लाइसेंस और परमिट पर ना मिलता हो और वो लाइसेंस या परमिट याफ्ता ना हो, तो जो नाजायज असले का केस बनाएं और बिल्कुल तनाज़ुब करें। तो मेरे ख्याल, और ये कह रहे हैं, मतलब देखिए ना कि ये बात तो कोई जुडिशल कमीशन तय कर दे, जो वजीर आला साहब ने हमसे वादा किया था, या अदालत कर दे। इन्होंने यहां हमें मुजरिम करार देते हुए ये भी बता दिया कि वकास जो है वो हमारी ही किसी गोली से मरा था। अच्छा, ये अचंभे की बात नहीं है, माशाल्लाह से बड़े पढ़े लिखे लोगों की जमात कहते हैं इंक्वायरी करें उस पे। मैं भी कह रहा हूं इंक्वायरी करें ना। हाँ, आपने एक लम्हे में ये भी कह दिया कि वो रेंजर्स की गोली से नहीं मरा, लेकिन अचंभे की बात ये है, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है।
मुझे सिर्फ एक ये अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दें अफसार भाई। रेंजर्स की रेडिंग पार्टी वहां पर 4 घंटे मौजूद थी। कर्नल ताहिर साहब ने खुद फरमाया कि कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई बल्कि ताउन किया गया। फिर ये अजीब बात है कि रेंजर्स के जवानों से 5 कदम के ऊपर एक गोली चलती है, एक आदमी कत्ल होता है और ना कातिल को पकड़ा जाता है ना मकतूल को संभाला जाता है और वो रेडिंग पार्टी चली जाती है। व्हाट डज इट मीन? ठीक, बहुत शुक्रिया मेहमानों का, और इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। हमारी